आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2098.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी 2 जून 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को डॉक्टर सरिता सोनी का साप्रेम नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत कल दिनांक 1 जून को 7वें चरण का मतदान हुआ। यूपी में गर्मी से 198 लोगों के मरने के बाद अलर्ट पर सरकार। सीएम बोले, अधिकारी उठाएं फोन, खरीदी जाएगी अतिरिक्त बिजली। लू से बचाव का हर स्तर पर हो पुख्ता इंतजाम। योगी ने कहा, लखनऊ में 1 जून से सजी आम की थोक मंडी। इस बार और भी मीठा होगा लखनऊ का मशहूर दशहरी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर कल यानी 1 जून को मतदान हुआ। जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों की सीटें शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कल मतदान किया। अजय राय का मुकाबला प्रधानमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बासपा के अथर जमाल लारी से है। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने मतदान किया। कांग्रेस ने इस सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। यूपी में गर्मी से हालत बेकाबू हो गए हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और सबसे ज्यादा हिदायतें बिजली विभाग को दी। भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा। शुक्रवार को भी लू लगने से और गर्मी से प्रदेश में 198 लोगों की मौत हो गई। इसमें मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी में तैनात 19 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी हैं। वहीं बिहार में भी 10 मतदान कर्मियों की जान चली गई। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 45 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। तेज धूप के साथ लू का भी प्रकोप रहा। 43 डिग्री के साथ तपते वाराणसी और आसपास में चुनाव ड्यूटी में लगे 18 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीषण गर्मी, लू का प्रकोप बढ़ने की वजह से आमजन, पशुधन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी करे। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली की कटौती नहीं हो। अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था की जाए। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण हो। अधिकारी फोन उठाएं, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचे। इस सप्ताह स्टैंडर्ड सोने का भाव 57,268 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर 83 रुपये 44 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 55 रुपये 59 पैसे रही। इस सप्ताह सेंसेक्स 73,961.31 और निफ्टी 22,530.7 के स्तर पर बंद हुआ। अब सुने इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। लखनऊ में कल से सजी दशहरी आम की मंडी। इस बार आम और भी मीठा होने जा रहा है।
इसकी एक बड़ी वजह इस बार का मौसम है। इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से सभी हलकान हैं, लेकिन आम के बागवानों को यह राहत दे रही है। तल्ख मौसम की तीखी धूप इस बार दशहरी आम में मिठास बनकर उतरेगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक आम के कुदरती तौर पर पकने के लिए यह सबसे सही मौसम है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल आंधी या ओलावृष्टि कम होने की वजह से फसल को नुकसान कम हुआ है। ऐसे में आम की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है। ये थे इस सप्ताह के समाचार। हर हफ्ते नवीन समाचारों के लिए रेडियो दर्पण से जुड़े रहें। समाचार सुनने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय जी। आज का कार्यक्रम में हमारा विशेष कार्यक्रम तो ये होगा कि हमारे मेहमान हैं, बहुत खास मेहमान हैं, सिडनी आए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत बातचीत चर्चा होगी अपना इलेक्शन की। बिल्कुल हिंदुस्तान प्रदीप जी, और बरसात की हल्की ठंडक के साथ मौसम काफ़ी खुशनुमा है। कल तो बारिश थी लेकिन आज धूप निकली हुई है। कल भयंकर बारिश थी उपाध्याय जी, क्योंकि और आज की भी प्रेडिक्शन वही था, लेकिन सुबह सुबह धूप देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ भी कहिए, रेडियो सुनने के लिए यह एक आदर्श समय है। सवेरे का 9 बजा हो और चाय का प्याला आपके सामने हो, और यदि पकौड़े आपके सामने तले हुए रखे हों, और हिंदी रेडियो का कार्यक्रम 2 घंटे तक आप सुनते रहें, इससे बढ़िया सुख की श्रोता के रूप में मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने बताया, आज का कार्यक्रम हमारा काफ़ी विविधता से भरपूर होने वाला है। और आज के कार्यक्रम की 2 विशेषताएं हैं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार राज कपूर को हम यह कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 2 जून 1988 को आज उनकी पुण्यतिथि होती है। अतः उनके प्रसिद्ध गाने आज हम श्रोताओं को सुनाएंगे। उसके अलावा भारत में चुनावी माहौल चल रहा है और ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट कल रात से आना शुरू हो गए हैं, उस पर भी हमारी चर्चा होती रही, और संभव हुआ तो कुछ श्रोताओं को से हमारी फ़ोन पर बातचीत होगी। उसके अलावा क्रिकेट में वर्ल्ड कप आज ही शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि भारत के मैचेस कब हैं और किसके साथ, और समय मिला तो फाइनेंस मार्केट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे साथ आज स्टूडियो में एक मेहमान भी हैं जो कि विविध कलाओं के पारंगत हैं। अतः पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत होती रहेगी। तो प्रदीप जी, आज के विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करिए। बिल्कुल उपाध्याय जी, आज का विचार है विनम्रता अच्छे समय की पूंजी है और अहंकार सफलता को असमय ही खत्म कर देने वाला हथियार। विचार तो आज का बहुत सुंदर है, और ये अहंकार शब्द तो पिछले दिनों चुनावी माहौल में बहुत सुनने को मिला और दोनों दलों से सुनने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि अब देखते हैं कि 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अभी सुन तो ये रहे हैं कि बीजेपी काफ़ी आगे है, मोदी जी का रुतबा चल रहा है। बिल्कुल, अहंकार और आत्मविश्वास की जो बात करते हैं उसके जैसा कि उनके मध्य की रेखा जो है वो काफ़ी महीन होती है। जब आप आत्मविश्वास होते हैं और धीरे धीरे वह अति आत्मविश्वास में परिवर्तित होता है, तो उसकी अगली पराकाष्ठा जो है वो अहंकार में होती है। आपको लगता है कि हाँ, मैं ही सही हूँ, जो मैंने कहा वही सही है। तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी होने के नाते मैं इस संदेश में यही पाता हूँ कि आदमी को आत्ममंथन करते रहना चाहिए और अवलोकन करते रहना चाहिए कि आत्मविश्वास की ही सीमा में बंद कर रहे हैं, उससे अधिक। लेकिन उपाध्याय जी, ये बताइए कि ये आत्मविश्वास और ये अहंकार, इसको आप ही डिसाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है, ये देखने वाले का डिसाइड करना मुश्किल है। वो अपना अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को डिसाइड करना कि अहंकार है कि मैं प्रदीप जी इससे थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि कई बार हम जिसे अहंकार समझते, जो वास्तव में अहंकार होता है उसे हम आत्मविश्वास समझते हैं। जो हमको जो देख रहा होता है वह शायद बेहतर करता है, और उसके लिए हमको जो है आलोचना का मार्ग जो है खुला रखना चाहिए। हमको संबंध में इस तरीके का वेलकमिंग होना चाहिए कि सामने वाला कोई हमसे अगर हमारी आलोचना भी करे तो हम उसे सहजता से ग्रहण करें, ताकि हम इस पर अंकुश समय रहते लगा सकें। अगर
जो आलोचना है कंस्ट्रक्टिव हो तब तो ठीक है, लेकिन यह है कि आलोचना के लिए हो फिर तो मुश्किल है ना। हाँ, वही इसीलिए मोर देन वन फीडबैक जो बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, कि कई जगह से सोर्सेज से आपको फीडबैक लेना चाहिए। और 6 लोग हैं, 6 में से 4 लोग एक सी बात कर रहे हैं और आप उसको नहीं मानते तो उस पर विचार करने की बात है, कहीं आप ही तो गलत नहीं है। मेरे ख्याल से यही दर्शन होना चाहिए। चलिए, इस विषय पर हमारे मेहमान हैं, उनसे भी हमारी चर्चा होती रहेगी, बट एक सुंदर से भजन के साथ हम आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, राज कपूर का ही एक सुंदर सा गीत, जिसको मैं तो भजन ही मानता हूं, क्योंकि उसके अंदर इतना सुंदर प्रदीप जी संदेश है कि अगर हम उसको जीवन में अपना सकें, और हमको समझाता रहता है वही अहंकार वाली बात, तो इस भजन के माध्यम से श्रोता लोग ग्रहण करेंगे। चलिए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। करी मास्टर ने कंप्लीट, करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में
देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि हमारे साथ एक खास मेहमान है आज। मेहमान आपने उनके बारे में सुना होगा, ओम प्रकाश यति जी। यदि तो उपाध्याय जी, आप उनके बारे में बताइए। बिल्कुल प्रदीप जी, नाम तो आपने बता ही दिया है। ओम प्रकाश यति जी आज हमारे साथ हैं और आपका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करता हूं और काफ़ी संक्षिप्त करने की कोशिश की, बट उसके बाद भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो यह हमको बताता है कि कितना विराट व्यक्तित्व है ओम प्रकाश जी। तो आपका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है और आपके पिता स्वर्गीय सीताराम यति ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपकी शिक्षा जो है सिविल इंजीनियरिंग की है तथा विधि में स्नातक हैं और हिंदी साहित्य में एमए किया है। तो 3 विभिन्न विषयों में जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो इस विषय पर हम अवश्य जानना चाहेंगे कि तीनों बिल्कुल अलग विषयों में कैसे आप उनका रुचि जो है। और चौथा और शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जिसकी आपने बात की वो गज़ल के आप जो है आपका शौक़ है और इनके कई प्रकाशित जो है गज़ल संग्रह हो चुके हैं, जिसमें से कुछ के नाम बताता हूँ। बाहर छाया भीतर धूप, सच कहूँ तो, कुछ नया मौसम तो हो, सरोकारों के रंग, उम्मीद मेरे साथ है, रास्ता मिल जाएगा, कब तक चलता पीछे पीछे, हाँ नहीं तो। अब यदि मैं लिस्ट पढ़ता जाऊं तो घंटों निकल जाएंगे, इसलिए अब ओम प्रकाश जी को मिले पुरस्कारों की भी कुछ बात कर लेते हैं। 1995 में आपको हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा युवा कवि के रूप में पुरस्कृत किया गया। 1998 में भारत भाषा भूषण सम्मान, 2013 में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान। आपके सम्मानों की सूची भी काफ़ी लंबी है। आपकी गज़लें उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के एमए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की गई हैं। दूरदर्शन के चैनल तथा अन्य चैनल पर आपने अनगिनत बार रचना पाठ किया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात स्वतंत्र लेखन करते हैं। आपका स्थायी निवास ग्रेटर नोएडा में है। आजकल बेटी दामाद के पास सिडनी आए हुए हैं। पिछले सप्ताह रेखा राजवंशी द्वारा आयोजित एक काव्य गोष्ठी में ओम प्रकाश जी मुख्य अतिथि थे और मुझे उनकी रचनाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी मेरे मन में विचार आया कि आपके काव्य प्रकाश से तो दिल्ली के समस्त भाषा प्रेमियों को भी आलोकित करना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं ओम प्रकाश जी को दर्पण स्टूडियो में लेकर आया हूँ। ओम प्रकाश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारे विषयों पर करनी है। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आकर आपको कैसा लग रहा है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सिडनी, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं किस निमित्त यहाँ पे आया। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, छोटी बेटी अमेरिका में है और बेटा मेरा सिंगापुर से, उसने पढ़ाई की मास्टर्स की और वो सिंगापुर में ही जॉब करता है। तो हमें जब भी समय होता है, चूँकि हम लोग पति पत्नी ही सिर्फ वहाँ भारत में हैं, तो बच्चों की इच्छा होती है कि हम लोग उनके यहाँ आ जाएं। तो मैं पहले अमेरिका भी 2 बार गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ और अब के पहली बार मैं ऑस्ट्रेलिया जब आया सिडनी, तो मैं उसके पास रह रहा हूँ, बेटी के पास। मैं अक्टूबर में आया था और मुझे लगता 7 महीने से ज़्यादा का समय मुझे यहाँ पे हो गया है। तो अच्छा, हमें काफ़ी देर से आपके बारे में पता लगा। ओम प्रकाश जी, हमारा सौभाग्य है कि आप आए। इसके पहले कि मैं आपसे ये पूछूं को आपने इतनी देर क्यों लगा दी सिडनी आने में, क्योंकि मतलब ये है कि आप पहले आ जाते तो कई बार पहले भी मुलाकात हो सकती थी। तो हम लोग एक्चुअली, वैसे तो आपके बारे में सभी लोग जानते हैं, आपको इतने सारे अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन हम थोड़ी सी आपकी स्टोरी शुरू से जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप कहाँ से हैं भारत में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भारत के उत्तर प्रदेश का एक बलिया ज़िला है जो
पूर्वांचल कहा जाता है, बिहार से सटा हुआ जिला है। बिल्कुल, बलिया जिले को तो हमारा एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर शायद वहीं जी से जी हैं। हाँ, जी बिल्कुल, हाँ, उसके लिए उसी चंद्रशेखर जी शहर का से गांव आते हैं। मेरे पास बिल्कुल नज़दीक ही है। उनके बेटे बल्कि बलिया इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं, नीरज शेखर। तो वहाँ बलिया के एक गांव में मेरा जन्म हुआ था 1959 में, और बाद में स्कूली शिक्षा मेरी गांव में ही हुई। फिर वहाँ मैं बलिया मुख्यालय पर जाकर के वहाँ आगे की पढ़ाई मैंने की, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हमने वहीं बलिया से ही ले लिया था। और 1981 में मैं सिंचाई विभाग की सेवा में आ गया था। तो इस सेवा के दौरान लिखना पढ़ना तो मेरा बहुत पहले से शुरू हो गया था, जब स्कूली जीवन था मेरा। और स्कूल की, हमारी विद्यालय की पत्रिका में भी मेरी कविताएं छपती थीं। उसके बाद से जब मेरी पोस्टिंग ओखला जामिया यूनिवर्सिटी के पास मेरा कार्यालय होता था उस समय, तो वहाँ पता चला कि कामकाजी लोगों के लिए वहाँ एक रेगुलर कोर्स है 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग का, और उसमें एक लेटरल एंट्री वहाँ पे अच्छा मिलती थी। और वो रेगुलर कोर्स शाम को कक्षाएं चलती थी हम लोगों की। बहुत हेक्टिक हालांकि होता था वो, क्योंकि पूरे हफ्ते कक्षाएं शाम को होती थी, फिर सैटरडे संडे को हम लोगों का लेबोरेटरी रहती थी। तो नौकरी और उसके साथ साथ बीटेक की शिक्षा मैंने वहाँ से ली। अच्छा, इसके अलावा हमने सुना है कि आपके पास और भी डिग्रियां हैं। हाँ, ये तो आपने सही कहा। सिविल इंजीनियर होते हुए और सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा लेते हुए भी, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा रुझान हिंदी कविता की तरफ था। कहानियाँ मैं लिखता था, आकाशवाणी के लिए बहुत सारी मैंने कहानियाँ भी लिखी, और कुछ सीरियल, कुछ थीम सॉन्ग, रेडियो के लिए काफ़ी विज्ञान पत्रिका थी उनकी, उसमें मैं काफ़ी लिखता रहा था। तो एक मन में रहता था, कहीं भी जाते थे तो एक परिचय में कहते थे इंजीनियर हैं, और देखिए लेकिन कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये लेकिन जो चल रहा है ये तो क्यों ना हिंदी को भी विधिवत रूप से कुछ अच्छा पढ़ा जाए, कुछ सीखा जाए। तो फिर तब मैंने ग्रेजुएशन फिर 3 साल का किया, बीए किया, फिर एमए मैंने किया हिंदी में। हाँ, हिंदी में। फिर हिंदी साहित्य से मैंने एमए भी किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। और फिर पीएचडी में भी कुछ काम कर रहा था, हालांकि वो फिर बीच में मेरे ट्रांसफ़र वगैरह होते रहे तो वो तो नहीं हो पाया। और तो ये तो हिंदी की बात रही, क्योंकि हिंदी लेखन से मैं जुड़ा था, और मुझे लगा, और शायद कुछ हद तक सच हो ये, कि एक उससे एक मान्यता मिलती थी लोगों को, हिंदी के ही आदमी है। तो इसलिए मैंने वो हिंदी की शिक्षा ली। बाद में कई बार ऐसा होता था हमारे साथ कि विभाग में, जब सिंचाई विभाग में काम करते हुए, विभागों में तमाम मुकदमे रहते थे। कर्मचारी कुछ विभाग पे मुकदमा कर देते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स कई बार क्लेम कुछ कर देते हैं, तो वो मुकदमों में पैरवी हमें अधिकारियों को पैरोकार नियुक्त किया जाता था। अच्छा। तो वहाँ पर जा करके जब हम लोग बात करते थे उनके विधि अधिकारियों से शासन में, तो कई बार एक लैक जैसे फील होता था कि वो उनकी भाषा कुछ और थी और हम अब बड़ा एक लेमैन की भाषा में चीज़ों को लेके जाते थे। तो इस विचार को लेते हुए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ विधि की तरफ भी पढ़ाई की जाए। फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैंने वहाँ वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जो है जौनपुर का, वहाँ से मैंने LLB की भी डिग्री ली। आपने इतनी सारी पढ़ाई भी की और कविता भी लिखते रहे, आपको इतना समय कहाँ से मिलता था? हाँ, ये तो आपकी बात सही है बिल्कुल। कविता का तो मुझे लगा कि चूंकि बहुत बड़ा कोई ऐसा कैनवास नहीं था कि कहानी या उपन्यास के प्लॉट, तो हम लोग तो सफ़र में बहुत सारे शेर तो मुझे चलते हुए, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसमें आते गए, कहीं नोट डाउन करते रहे। और बाकी जब भी कभी अवकाश मिलता था, साइट पे अपने कार्यस्थलों पे हैं, काम चल रहा है, कहीं बैठे हुए हैं तो अपना। तो आपका मतलब है कि आपने समय चुरा चुरा कर अपनी कविता यही बिल्कुल तो यही कहा। चलिए कुछ ऐसी कुछ 2-4 पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाइए, ताकि उनको पता चले कि आपकी इतनी सारी पुस्तकें हैं और इतना आपने लिखा है और इतने लंबे समय से लिखते आ रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ हमारे श्रोताओं को भी परिचय कराइए अपनी पंक्तियों से। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमें लगता है कि 4 दशक से ज़्यादा समय हो गया मुझे हिंदी कविता से जुड़े हुए और लिखते हुए। और मुख्यतः मैं कुछ और विधाओं में ज़रूर मैंने लिखा, हाइकू या कुछ चीज़ें, लेकिन मेरी मुख्य जो विधा रही वो गज़ल ही रही और मैं हिंदी गज़लें ही लिखता रहा।
आजकल जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया था, भारत में जो इलेक्शन जो चल रहा है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो ये उससे दो शेर हैं मेरे। ये एक मतला है, पहले शेर को मतला कहते हैं हम लोग। तो दो शेर हैं कि आएगी सरकार किसकी है बड़ा संकट मियाँ, आएगी सरकार किसकी है बड़ा संकट मियाँ, देखिए अब बैठता है ऊंट किस करवट मियाँ। आएगी सरकार किसकी है बड़ा संकट मियाँ, देखिए अब बैठता है ऊंट किस करवट मियाँ। और एक शेर है कि तुम चले जाओ भले संसद में ये मत भूलना, कि तुम चले जाओ भले संसद में ये मत भूलना, कि चूमनी है लौट कर कल फिर यही चौखट मियाँ, चूमनी है लौट कर कल फिर यही चौखट मियाँ। आएगी सरकार किसकी है बड़ा संकट मियाँ, देखिए अब बैठता है ऊंट किस करवट मियाँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ ओम प्रकाश जी आपने सुनाई है। और आपने जो चौखट चूमने की बात की, तो देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से राजनीति का सब देखता आया हूँ, सारी सरकारें देखती हैं, लेकिन पहली बार मैंने किसी को चौखट संसद की चूमते हुए देखा वो यहीं पर आकर, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब शपथ ग्रहण किया, और पहली बार वो एमपी भी बने थे, तो संसद में भी पहली बार आए थे। तो प्रथम प्रवेश करते, जैसे मंदिर में जाते समय हम लोग उसकी देहरी पे जो है अपना उसको हम प्रणाम करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने किया था। वो उससे पहले अगर कोई करेक्शन कराना चाहें तो करा सकते हैं, मैंने किसी और राजनेता को जो है ऐसा करते हुए नहीं देखा। तो चौखट चूमने वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। तो चलिए बातचीत हमारी जो है ओम प्रकाश जी से जारी रहेगी। और एक ओम प्रकाश जी का जैसे परिवार जो है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय है, 3 बच्चे, तीनों अलग अलग देशों में। और जैसा हमने बताया था कि राज कपूर को आज हम समर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम, तो उन्हीं का एक गाना जो कि पूरी दुनिया को घुमाने के बारे में बताता है, तो वो सुनवाते हैं श्रोताओं को। मगर उससे पहले मैंने प्रयास किया है कि हल्की सी एक चुनावी चुटकी जो है, एक पिछले दिनों कपिल शर्मा के शो में होती रहती है, तो एक 20 सेकंड की एक चुटकी उनकी भी थी, तो मैंने कहा उस गाने के साथ उसको भी जोड़ देता हूँ, तो श्रोताओं को जो है वो गाना सुनने से पहले थोड़ा सा हंसी भी आ जाएगी। तो चलिए वो गाना सुनवाते हैं प्रदीप जी। अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कितने बजे? अभी तक हुई नहीं सर। अच्छा हुई नहीं, तो पुलिस वारदात से पहले आ गई। तालियां। देखो, मैं चाहता हूं ये बात पूरे मीडिया में फैले। एक काम करो जी, अमेरिका फोन लगाओ, प्रेसिडेंट ओबामा से मेरी बात कराओ। सर अब ओबामा वहां के प्रेसिडेंट नहीं रहे, वहां भी मोदी जी आ गए। मैंने पहले कहा था कि आएगा तो मोदी। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the
लॉस एंजलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. अलबेला न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. लंदन की दौड़ दीवानी, पेरिस की शाम मस्तानी, कुदरत के ये खेल निराले, जरा देख ले देखने वाले। बर्लिन का बदलता चेहरा और रोम का रंग सुनहरा, वेनिस में नाव की सैरें, ये गीत गाती हुई लहरें। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के बनकर इंसान से प्यार कर लो। Around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8, around the world in $8. Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, बड़ा सुंदर गाना सुनाया आपने। राज कपूर की फिल्मों के गीत बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, ये राज कपूर की जैसा कि इस पिक्चर का गाने का टाइटल अराउंड द वर्ल्ड पिक्चर का भी नाम था, और उसमें राज कपूर और राजश्री एक अभिनेत्री थी, उन्होंने अभिनय किया था। और ये स्वर इसमें मुकेश और लता शारदा का था। एक्चुअली अलग सी थोड़ी आवाज़ थी, श्रोताओं को महिला का जो स्वर था वो शारदा का था। और शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र का ये जो कॉम्बिनेशन था राज कपूर की सारी पिक्चरों में चलता था। तो ये वो दौर था प्रदीप जी जब दुनिया देखने के लिए लोग लालायत रहते थे। भारत में कोई विदेश जाता था उसको कहा जाता था कि ये विलायत होकर आए हैं, मतलब चाहे वो पास के किसी कंट्री रंगून से होके आए, अरे साहब ये विलायत, मतलब उनको ज्ञानी समझा जाता है, ये बात दुनिया देखे हुए हैं, आप इनकी बात को नहीं काट सकते। तो ये वो दौर था, और उस भावना को जो था वो फिल्मकारों ने भी खूब भुनाया। बाहर शूटिंग करते थे तो पिक्चर के हिट होने की आधी गारंटी आपको मिल जाती थी। अगर अच्छी कहानी के साथ आपने बाहर की शूटिंग कर ली है तो लोग, और सही बात था कि भारत में देखते थे गरीबी और इस तरीके की चीज़ें देखते थे तो बाहर की चमक दमक जो थी लोगों को आकर्षित करती थी कि ₹2.5 के टिकट में अगर 3 घंटे तक आपको वो चमक दमक देखने को मिल रही है तो सौदा बुरा नहीं है। तो चलिए प्रदीप जी, आज हमारे श्रोताओं के लिए एक पहेली भी है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ताकि बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में भागीदारी कर सकें। और बताइए क्या इनाम है? $50 का गिफ्ट वाउचर। $50 का गिफ्ट वाउचर कलर्स ऑफ इंडिया की ओर से। उनके रेस्टोरेंट में आप जाकर खाना खाइए, $50 आपको डिस्काउंट मिलेगा। और उपाध्याय जी ये बताइए कि पहेली क्या है? पहेली का हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी, तो यतीन जी ने कहा कि चूंकि अब चुनाव का नतीजा आने वाला है तो हम लोग वैसी पहेली तो काफ़ी देखते रहते हैं जिसका गूगल से लोग जो है वो जवाब देते रहते हैं, और आजकल सही जवाब देना जो है वो कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन आज हम थोड़ा सा टेढ़ा सवाल लेकर आए जिसका जवाब शायद गूगल के पास भी नहीं है। 4 तारीख को मिलेगा। 4 तारीख को मिलेगा। तो हमारे काफ़ी श्रोता इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हमारा सवाल जो है वो ये है कि जैसा भारत में इलेक्शन है और सारे हमारे भारतीय मूल के श्रोता भारत के चुनावों को जो है वो उसमें अपने को उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जिसको कि यूपीए कहा जाता है, यूपीए की टोटल कितनी सीटें आने वाली हैं। और अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल्स आए हैं तो वो एक प्रेडिक्शन ही दे रहे हैं, वो आपके लिए गाइड हो सकती है, लेकिन असली नतीजा तो 4 तारीख को ही आएगा। तो आप बताइए, जिसका भी नियरेस्ट आंसर होगा उसको हम $50 का वाउचर देंगे। और उन दोनों के कंबाइंड, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, कुछ लोग ये ना समझे कि सिर्फ बीजेपी की कितनी सीटें हैं। हम चाहते हैं बीजेपी प्लस उनके जो अलाइज हैं उनकी टोटल कितनी सीट्स आ रही हैं, यूपीए की कितनी सीट्स हैं वो बताइए, आप नंबर्स बताइए। और ये है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आइए व्हाट्सएप पर, वैसे आप हम लोगों के फ़ोन नंबर पर भी उस नंबर को भेज सकते हैं। तो आशा है कि आप इसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे 4 तारीख। बिल्कुल। तो चलिए प्रदीप जी, फिर हमारे मेहमान से बातचीत आप जारी रखिए। अच्छा, ऐसा है ओम प्रकाश जी, आपने इतनी लंबी चौड़ी शिक्षा ली, इतनी बुक्स लिखी, इतनी शायरी, शेर व शायरी की कविताएं लिखी, तो आपके बच्चे भी इससे इन्फ्लुएंस हुए होंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आपके तीनों बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो ये बच्चों का डिसीज़न रहा कि हम जाएंगे या आपने एनकरेज किया कि भाई आप जाइए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी जी, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, और सच्चाई भी है कि मैंने कुछ इनको ऐसा कुछ प्रेरित नहीं किया। और एक चीज़ जो मुझे देखिए ध्यान आ रही है कि जब मैं सरकारी सेवा में था, मैं 40 साल की नौकरी में मेरे 17 ट्रांसफ़र हुए हैं। अच्छा। तो बाद में बच्चे जब 10th तक की शिक्षा ले रहे थे तो उस समय ऐसा हुआ कि मुझे उनको एक जगह इस्टेब्लिश करके और मुझे नौकरी करने के लिए अच्छा अलग अलग जगहों पे रहना पड़ता था, और वहाँ वीकली या कभी कभी उनसे मिलने में जाता था। तो वो मेरा संघर्ष भी देखते रहे, और बार बार उनको लगता था कि मतलब सरकारी सेवा के प्रति एक अनिच्छा सी उनके अंदर हो गई थी। और हम लोग कहते भी थे तैयारी करो, वो तैयारी करो, कहते नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है।
तो एक तो ये वजह हो गई अच्छा। कि वो लोग प्राइवेट नौकरी की तरफ ही आकर्षित थे। अच्छा। और ये तो चले लाइट मोड में मैं कह रहा हूँ, वो कहते थे अरे वही आपकी जीप। अच्छा। एक्चुअली ओम प्रकाश जी, इसको मैं बड़ा एक सकारात्मक परिवर्तन एक नई जनरेशन के साथ मानता हूँ। अदरवाइज हम लोग उस दौर में बड़े हुए हैं जहाँ सरकारी नौकरी लेना एक जीवन का बेसिकली ध्येय हुआ करता था कि किसी तरीके से जो है सरकारी नौकरी में हम चले जाएं। और उसका कारण भी ये था कि जो प्राइवेट नौकरियां थीं वो बहुत अच्छा पे नहीं करती थी और सरकारी में आपको सुरक्षा अधिक मिलती थी। और वहाँ पे जिस तरीके का ताना बाना है, एक बार आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आप रिटायर वहाँ से होंगे अगर अनलेस कि आपने बहुत गड़बड़ झाला कुछ किया हो। अदरवाइज जो है जॉब की सिक्योरिटी पूरी लाइफ लॉन्ग हुआ करती थी, पेंशन मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे। मगर सरकारी नौकरियों ने जब से इकोनॉमी 1990s में जब ओपन हुई तो धीरे धीरे सरकारी कंपनियों ने जो है वो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देना शुरू की और अच्छे सैलरीज दी। तो जो नई जनरेशन जो उस समय पैदा हुई है उनके लिए ये स्वाभाविक था कि एकदम 2 या 3 गुने का फ़र्क जो था वो सैलरी में हुआ करता था। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बच्चों ने सही किया और आजकल धीरे धीरे भारत में यही ट्रेंड है जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, तो हाँ, एक तो यही वजह रही। फिर वो लोग एमएनसीज में वहाँ भारत में रहते हुए काम करने लगे और समय के साथ जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिली उनको, शादी भी हुई उनकी बेटियों की, तो दामाद और वो जब बाहर गए, पहले बड़ी बेटी जो यहाँ पे है उस समय शादी जब हुई तो वो स्विट्जरलैंड में वो लोग थे। तो बस एक तो ये रहा कि वो खुद ही नहीं चाहते थे सरकारी सेवा में जाना। अच्छा। और वो एक तो मेरे उससे भी परेशान रहते थे अक्सर कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी रहती थी, बार बार। अभी 1 साल हुआ नहीं, बोले ट्रांसफर हो गया। और वो मैनेज करना एक अपना एक अलग ही तंत्र है वो। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा मिसफिट ही अपने को पाता रहा था। और एक बच्चा मेरा जरूर जो छोटा जो बेटा है जो वो उसको चूंकि अब बेटियां बाहर ही थी तो वो जरूर गाइड उनसे होता रहता था कि तो चलो हम लोग तो नौकरी के बाद कंपनियों के थ्रू आए हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम बाहर ही पढ़ो। तो उसने कुछ तैयारी की, जीआरई वगैरह कुछ दिया वहाँ से, और फिर जा करके सिंगापुर में वो NUS जो वहाँ का एक यूनिवर्सिटी जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो वहाँ से उसने मास्टर्स किया फाइनेंस में और फिर वो वहाँ जॉब करने लगा। तो वो जो है अपना सेल्फ इंड्यूस्ड कहेंगे तो वो वहाँ पढ़ा तो भी। आपने जैसे कि अक्सर ये होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास ही बने रहें, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना इसमें किसी तरह का अड़ंगा लगाया कि नहीं बेटा नहीं जाओगे? आप सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सोच तो कभी कभी होती है और सोचने के लिए कुछ लोग प्रेरित भी करते हैं, जैसे अपने कोई रिलेशंस के हैं लोग, फ्रेंड्स हैं। कई लोगों को तो हमने दूसरे तरीके से उस बात को देखा कि कई लोग तो ऐसे हमारे मित्र हैं जैसे उनके बच्चे वहाँ भी ठीक अच्छा नहीं कर पाए, तो वो लोग कभी बात होती थी तो वो जरूर ये कहते थे कि अरे एक तो बेटा है आपका, वो भी वहाँ भेज दिया आपने। तो वो एक आध चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे हम लोग शुरू से भी देखते थे, अपने फ्रेंड्स के कई ऐसे लोग थे जो बच्चे बाहर रहते थे और फिर कहते थे अरे बेटी है बेटा है क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये भी चली जाती हैं, बेटे भी अपना चले जाते हैं कहीं। और फिर जब उसका सिंगापुर हुआ तो कुछ लोग कहने लगे सिंगापुर तो चलो पास में तो बिल्कुल है। बिल्कुल सिंगापुर तो एकदम बगल और में। ऐसा हुआ भी कई बार, देखा कोई ओकेजन है, हमारी एनिवर्सरी है या कुछ है, तो एकदम बिल्कुल सरप्राइजिंगली पता चला कि 4 घंटे के फर्क में बस बेल बजी परे। अच्छा सरदा जी, आपके साथ भी तो कुछ ऐसा ही है, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कम से कम साथ एक ही कंट्री में है। हाँ, बेटा मेरा सिडनी में है और बेटी मेलबर्न में रहती है। लेकिन जैसा अभी आपने सवाल किया कि जो पेरेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं या बच्चे उनसे दूर विदेशों में या अगर इंडिया में ही विद इन अदर स्टेट में रह रहे हैं, तो इसमें मेरा सिर्फ एक विचार है कि बच्चे साथ रहें या दूर रहें, वो अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आप लोगों में एक पारिवारिक माहौल प्रेम भाव बना हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चे अगर खुश हैं अपने आप में अपनी जिंदगी से, हाँ, और क्या चाहिए? बिल्कुल बड़ी बात है जी। तो मेरा हम लोगों का ये पर्सनल थॉट था कि जहाँ बच्चे रहें वो खुश रहें, और जब हम उनसे मिले या वो हमसे मिले तो एक परस्पर
प्रेम का भाव बना रहे, क्योंकि साथ रहने पे दूरी बने और दूर रहने पे पास रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी बात पर ओम प्रकाश जी से एक और कुछ बिल्कुल कुछ उनके पास तो भंडार है, हर विषय पर किसी भी विषय पर चर्चा हो रही हो तो कुछ ना कुछ पंक्तियां जो कुछ ना कुछ शेर आपके पास निकल ही आएंगे, कुछ सुनाइए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि बात राजनीति और चुनाव की चल रही थी तो इसलिए कुछ शेर मेरे सामने हैं ये कि सियासतदान लाते हैं कहाँ से नफरतें सारी, सियासतदान लाते हैं कहाँ से नफरतें सारी, और इलेक्शन में इन्होंने पार कर दी हैं हदें सारी। कि सियासतदान लाते हैं कहाँ से नफरतें सारी, और इलेक्शन में इन्होंने पार कर दी हैं हदें सारी। और एक और शेर है कि कितनी ईमानदारी सियासत में है, कितनी ईमानदारी सियासत में है, कहने सुनने को अब बचा कुछ नहीं। कि कितनी ईमानदारी सियासत में है, कहने सुनने को है अब बचा कुछ नहीं। और ये जो भगवान हैं आज के दौर के, ये जो भगवान हैं आज के दौर के, इनके आगे कोई देवता कुछ नहीं। और कब किसे छोड़कर कौन चल दे किधर, कि कब किसे छोड़कर कौन चल दे किधर, ये सियासत है इसका पता कुछ नहीं। ये सियासत है इसका पता कुछ नहीं। सियासत के बदलते हुए आपने इतनी अच्छी बात बताई कि जो पब्लिक, तो इस सियासत में जो लोग होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है और हदें पार कर दी हैं। हमारे करीम मास्टर हैं, स्पॉन्सर हमारे, वो अभी चाइना गए थे अपने किसी काम से, कुछ उन्हें मशीन वगैरह कुछ बनानी थी। उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे चाइना में जाकर उन्हें इतना अच्छा लगा, इतने हेल्पफुल लोग हैं। वो कह रहे थे शुरू में तो मुझे लगा कि भाई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, भाषा की प्रॉब्लम है, लेकिन वो वहाँ पर गए तो उनका इतना सम्मान से उन्हें बैठाया गया, बात की गई। उनके पास लोकल करेंसी नहीं थी तो वो एटीएम वगैरह ढूंढने लगे, तो उन्हें लोगों ने अपने स्कूटर पर बैठाया, जहाँ पर एटीएम थी वहाँ ले गया, कोई चार्ज नहीं, वहाँ ले गया, वहाँ से वापस उनके होटल पहुँचाया। तो कहा कि जो जनरल पब्लिक है वो बहुत हेल्पफुल होती है और हर जगह ही पब्लिक का यही हाल है। ये जो नफरतें फैलाते हैं, जो आपने बात की, ये सियासतदान फैलाते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, आज की सियासत का इतना ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। वाह 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 वाह। तो चलिए, बट सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं प्रदीप जी, जब हमने पहेली बताई थी तो उसमें हमने गलत बोल दिया था, हमने यूपीए बोला है, एक्चुअली हमको एनडीए बोलना है। तो हाँ, तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि के लिए क्षमा चाहेंगे, वो स्लिप ऑफ टंग था। तो आपको कुल मिलाकर बीजेपी और उनके जो अलाइज हैं जिनको एनडीए कहा जाता है, हाँ, ये तो बड़ी गलती कर दी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो माफी चाहते हैं श्रोताओं, और ये है कि आपको एनडीए के बारे में बताना है, बीजेपी रही, हम सबके आंसर्स नोट करते रहेंगे और 4 तारीख को हमको पता चलेगा कौन विजयी। तो चलिए प्रदीप जी, एक तो ये है, इसका मतलब हमारी पहली चलेगी 4 तारीख की मॉर्निंग तक, दोपहर तक। दोपहर तक तो देर हो जाएगी उपाध्याय जी, 3 घंटे में। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, एग्जैक्ट नंबर तो बेसिकली जो ऑफिशियल जो होता है वो शाम तक आ जाएगा। तो अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें हम अनाउंस भी, उससे पहले हम कांटेक्ट कर लेंगे जो भी नियरेस्ट विनर होंगे उनसे, और उनसे जैसा भी होगा लाइन अप कर लेंगे। जवाब आने अभी से शुरू हो गए हैं, बिल्कुल, हमको सबको अच्छे एक्साइटेड हैं जवाब देने के लिए। हेमलता जी ने कहा है बीजेपी 311, एनडीए 373। अच्छा, रिस्पॉन्सेस बड़े एक्यूरेट। चलिए, आप इसी उत्साह के साथ जो है वो पहेली अपना उत्तर देना जारी रखिए। तो हम राज कपूर के समर्पित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनका एक और सिग्नेचर सॉन्ग जो है वो डुएट सुनवाते हैं। बट उससे पहले अनु कपूर जो कि एक कार्यक्रम देते हैं जिसमें बॉलीवुड के बारे में जानकारी देते हैं, सुहाना सफ़र उनका एक चैनल है, उस पर आता है। तो उसमें मुझे राज कपूर की थोड़ी सी एक छोटी सी घटना मिली थी, तो मैंने कहा उस गाने के साथ श्रोताओं को वो भी सुनवा देता हूँ। तो गाने का आप लोग आनंद लीजिए। बात है 1944 की। राज कपूर अपनी पहली फिल्म आग बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में हीरोइन वो सुरैया को ही लेना चाहते थे।
सुरैया उनके बचपन की दोस्त थी, जिसे वो बचपन में प्यार से काली कलूटी कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन सुरैया बन गई थी स्टार। फिर भी उन्हें अपने बचपन के दोस्त के डायरेक्शन में काम करने की खुशी थी, वो चाहती थी। इसलिए सुरैया राजी हो गई खुशी खुशी राज के साथ काम करने को। लेकिन सुरैया की नानी ने इनकार कर दिया। नानी साहिबा को लगा कि 24 साल का लड़का क्या फिल्म बनाएगा, और उन्होंने बड़ा आया फिल्म बनाने वाला ये डायलॉग कहकर राज कपूर को दफा कर दी। राज कपूर को बहुत दुख हुआ और सुरैया भी बहुत दुखी हो गई, लेकिन नानी के सामने जबान नहीं खोल सकी। नानी बहुत डोमिनेट करती थी, नानी ही जिम्मेदार थी सुरैया की जिंदगी की बर्बादी में। लीजिए साहब, राज कपूर को नरगिस मिल गई, आग बनी और खूब चली। उसके बाद राज कपूर ने बरसात बनाई जो सुपरहिट हो गई। एक दिन फिल्म दास्तान के सेट पर सुरैया की नानी और राज कपूर का सामना हुआ तो राज कपूर ने नानी से पूछा, क्यों नानी अम्मा, अब क्या राय है मेरे बारे में? आपने तो कहा था ना बड़ा आया फिल्म बनाने वाला। नानी जी दांत पीस कर रह गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सरिता जी, आप पर्यावरण के बारे में बड़ी अच्छी सी वार्ता लाई हैं, उसके बारे में बताइए। जी प्रदीप जी, जैसा कि सभी श्रोताओं को पता है, हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य माध्यम है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। पास रखिए जी। आई होप श्रोताओं को मेरी आवाज जा रही होगी। थोड़ा कम वॉल्यूम जा रहा है, थोड़ा सा माइक को ऊपर करके अपने मुंह के पास रखें।
श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिन्हें हम SDGs गोल्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आधिकारिक रूप से 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक एक बेहतर और स्थायी भविष्य की दिशा में काम करना है। ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करते हैं और सभी देशों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो SDG गोल्स हैं, इनमें पहला है जैसे गरीबी का अंत करना, दूसरा भूखमरी का अंत करना विश्व से, तीसरा जो SDG गोल है वो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा गोल गुणवत्ता शिक्षा के बारे में बात करता है, पांचवा लैंगिक समानता, छठा जो गोल है वो स्वच्छ पानी और स्वच्छता के विषय में है, सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, नवा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां जो गोल है वो असमानताओं में कमी के विषय में बात करता है। जो 10वां गोल है वो टिकाऊ शहर और समुदाय के लिए बनाया गया है। 12वां जिम्मेदार खपत और उत्पादन। 13वां जो SDG गोल है वो जलवायु परिवर्तन के विषय में है, उसके बारे में कैसे कार्य किया जाए, कैसे उसे संभाला जाए। और उसी के साथ जो 14वां गोल है वो है समुद्री जीवन के बारे में। जो 15वां SDG गोल है वो लाइफ ऑन लैंड, मतलब भूमि पर जीवन, भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करें और जीवन को बचाने का प्रयास करें। 16वां गोल शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, और 17वां लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो ये जो सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य है वो एक संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से मानवता और पृथ्वी की भलाई को सुनिश्चित करना है, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सके। इस साल 2024 में 5 जून को पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो प्रकृति की पुनर्बहाली पर केंद्रित है, जो पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्राकृतिक आवासों की बहाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। इस साल का अभियान पुनर्बहाली, प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करता है। अब बात आती है कि सिर्फ एक ही दिन पर्यावरण दिवस के लिए क्यों, पूरे साल क्यों नहीं? तो इस विषय में भी मैं कहना चाहूँगी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह हम सभी लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करता है और उनके लिए कार्रवाई पर प्रेरित करता है। यह एक दिन जो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे, वो हम सभी को एक साथ आने और पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। ये सरकारें, संगठनों और व्यक्तियों को भी एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीतियों और योजनाओं का समर्थन प्राप्त होता है और ये सरकारों और संगठन को पर्यावरण सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सिर्फ एक दिन ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे इन्वायरमेंट की तरफ भी हैं, और जिस तरह से इस समय भारत में गर्मी पड़ रही है, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह दिन व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण कार्यों में भाग लेने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। हम सभी को छोटे छोटे प्रयास जैसे वृक्षारोपण, सफाई अभियान और ऊर्जा संरक्षण के उपाय इस दिन के माध्यम से बढ़ावा पाएंगे। कुल मिलाकर अगर कहें तो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे हमारी पृथ्वी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित किया जा सके। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस पर हमें अपनी साझेदारी का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी भूमि के प्रति जिम्मेदार पूर्ण रहें और सुरक्षा के लिए योगदान दें। ये हमारे भविष्य की सुरक्षा और पर्यावरण की संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो 5 जून का दिन है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत सुंदर जानकारी सरिता जी दी आपने श्रोताओं को, और आज के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही आवश्यक भी है। अभी हम जैसे भारत में देख रहे हैं कि 50 कितना डिग्री, गर्मी का कितना मतलब 50 डिग्री तो पहले अनसुना तापमान हुआ करता था, मतलब 42-43 को बहुत ज़्यादा माना जाता था। अब हम 50 टच कर गए हैं, और मतलब 55 भी टच करेंगे अगर कुछ परिवर्तन नहीं किया गया तो 57 डिग्री या कुछ इस तरीके का टेम्परेचर होता है जो कि अनलिवेबल होता है, उसके बाद आप जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा जी, और यति जी आज यहाँ पे इतने सुंदर गज़लों से हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो मैं भी पर्यावरण दिवस के संक्षेप में एक मुझे बहुत सुंदर कविता मिली इंटरनेट पे, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये इस कविता का जो शीर्षक है वो है पेड़। अच्छा। एक छोटा सा बीज हुआ करता था कभी, रौंदते थे आने जाने वाले सभी, फिर भी आलोचना ना की मैंने कभी। नन्हा पौधा हुआ करता था कभी, तोड़ते मरोड़ते आने जाने वाला, फिर भी बढ़ना ना छोड़ा मैंने कभी। एक विशाल पेड़ हुआ करता था कभी, आने जाने वाले आश्रय लेते थे सभी, पक्षी अपना घोंसला मनुष्य रहा करते थे सभी। ठंड से बचाने खुद को आग लगाया, सूरज से तपकर फिर भी मैंने दी छाया, मूसलाधार से लड़कर मैंने ही था बचाया, भूख मिटाता था मैं कभी, फिर भी पत्थर मारते थे सभी। काट डाला मार डाला मतलबी हैं यहाँ सभी, लोग कहते हैं अब सड़क के बीचों बीच एक विशाल पेड़ हुआ करता था कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पेड़ की महत्ता बताता है। और जैसा सरिता जी इसके लेखक कौन है, आपने नोट किया? जी मैं इसे गूगल से ये मुझे कविता मिली है, तो मुझे जो लेखक का नाम मिला है वो शीतलेश धुल जी हैं। तो आई होप ये मैंने सही बोला हो, अगर कुछ करेक्शन हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसी के साथ उपाध्याय जी हमारे एक श्रोता हैं हेमंत जी, जिन्होंने एक भजन का अनुरोध भेजा है हमें, अगर आप ये भजन उन्हें सुना सकें। बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि चलाएंगे, अगर हमारे एक्शन में होता है तो उस गाने को हम बजाते हैं। हाँ, ये जो उन्होंने भजन भेजा है वो है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। बिल्कुल, तो ये तो आपके पर्यावरण दिवस के बिल्कुल अनुकूल है, काहे को दुनिया बनाई, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब पर्यावरण एक हुआ करता था। आजकल कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है कि हर व्यक्ति को जो है भारत को 500 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है। मतलब पिछले 100 साल में जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, जब से पेड़ों की कटाई शुरू हुई है, उनको बढ़ाने के लिए तो कभी प्रयास किया नहीं गया। और प्राकृतिक संपदा हमारे पास इतनी अच्छी थी कि अब कभी लगाई नहीं कि संपदा कभी ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब आप जो है वो इस तरीके से करते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ लगाने चाहिए, और तो लगाएं तो कम से कम अगर ऐसा आज करेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि 5 या 6 साल बाद जब वो पेड़ बड़े होंगे तो स्थिति में सुधार शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिश की जा रही है, काफ़ी कोशिश की जा रही है, तो काफ़ी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं। ओम प्रकाश जी, आपके पास कुछ पंक्तियां हैं ऐसे मौके के लिए, या कुछ भी सुनाइए, उसके बाद हम तब तक मैं गाना ढूंढता हूँ हेमंत जी के लिए। जी बिल्कुल पंक्तियां हैं। और देखिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरी चूँकि 7-8 मेरे संग्रह हैं, तो उसमें से एक आलोचक हैं हिंदी कविता के, उन्होंने बड़ा मेहनत करके उन्होंने क्या किया, उसको विषयवार शेर कुछ उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, करीब 20 विषयों पे अलग अलग, और शेरों को चुन करके उन्होंने एक किताब उसकी निकाली है। तो उसमें से कुछ शेर मैं नोट कर रहा था। पर्यावरण की बात चल रही थी अभी, और पेड़ों की बात चल रही थी, तो उससे रिलेट करते हुए एक गज़ल के कुछ शेर हैं, उसके पहले फुटकर ये 2-3 शेर हैं कि ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, और जहर कितना है हवा में तितलियों को क्या पता। वाह वाह। ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, जहर कितना है हवा में तितलियों को क्या पता। और एक शेर है कि हवा को साफ रखना है बचाने हैं सभी हवा को साफ रखना है बचाने हैं नदी जंगल, हवा को साफ रखना है बचाने हैं नदी जंगल, और घुटन होगी तो कर लेंगी किसी दिन खुदकुशी सांसें,
घुटन होगी तो कर लेंगी किसी दिन खुदकुशी सांसें। और दो शेर और हैं दूसरी गजल के कि सौंपती है पीढ़ियों को वायु कैसी कैसा जल, सौंपती है पीढ़ियों को वायु कैसी कैसा जल, है बड़ी भारी चुनौती इस सदी के सामने। सौंपती पीढ़ियों को कैसी कैसा जल, है बड़ी चुनौती इस सदी के सामने। सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कि सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कभी, और आज है अस्तित्व का संकट नदी के सामने। बहुत सुंदर। सभ्यता इसके किनारे जन्म लेती थी कभी, आज है अस्तित्व का संकट नदी के सामने। और पेड़ों की बात चली तो 2-3 शेर और आपको रखता हूँ। बिल्कुल, आज आपका मंच है, स्वागत है। धन्यवाद आपका। कि जिंदगी देता है उसको जब यही जंगल, जिंदगी देता है उसको जब यही जंगल, तो काटता है किस लिए फिर आदमी जंगल। जिंदगी देता है उसको जब यही जंगल, काटता है किस लिए फिर आदमी जंगल। और वो बात आ गई टेम्परेचर की, आप बात जो कह रहे थे कि बात ग्लोबल वार्मिंग की चल रही है, तो बात ग्लोबल वार्मिंग की चल रही है तो लग रहा है अब जरूरी है नदी जंगल, कि लग रहा है अब जरूरी है नदी जंगल। उसे देखें कि ये तो बढ़ सकती नहीं धरती तो सीमित है, कि ये तो बढ़ सकती नहीं धरती तो सीमित है, विश्व भर में है निशाने पर तभी जंगल। कि ये तो बढ़ सकती नहीं धरती तो सीमित है, तो विश्व भर में है निशाने पर तभी जंगल। और फिर कहाँ जाएगा सारा वन्य जीवन ये, कि फिर कहाँ जाएगा सारा वन्य जीवन ये, जिसको अपने में संभाले है अभी जंगल। कि जिसको अपने में संभाले है नदी अभी जंगल। और एक और शेर है कि बच नहीं पाए उस दिन सृष्टि भी जिस दिन, कि बच नहीं पाएगी उस दिन सृष्टि भी जिस दिन, खत्म हो जाएंगे दुनिया के सभी जंगल। वाह। जिंदगी देता है उसको जब यही जंगल, काटता है किस लिए फिर आदमी जंगल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर ओम प्रकाश जी और सरिता जी आपने सुनाया। आशा करते हैं हमारे समस्त श्रोता इन जो स्थिति का जो हम लोगों ने रेखांकन किया है उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। और जो कहते कि वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहते। मेरे ख्याल से शाम हो चुकी है और इससे पहले कि रात ना हो जाए घर पहुंचना चाहिए। और जो कार्य हैं जो पर्यावरण के, वो हम सबको आरंभ करने चाहिए, और जितना उसकी जितनी हम कर चुके हैं उसकी भरपाई होनी चाहिए। सरिता जी, आपके जो हेमंत जी का गाना हमने ढूंढ लिया है। उसके पहले उपाध्याय जी एक स्पॉन्सरशिप मैसेज और चला देते हैं, फिर आप गीत सुनाइएगा। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तू
तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े के उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जमानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वारे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई। यतींद्र जी जुड़े हुए हैं। यतींद्र जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और ये है आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन का माहौल कैसा है? इलेक्शन का माहौल तो प्रदीप जी बहुत ही अच्छा है। जब से कल से शाम से एग्जिट पोल का हुआ है तो यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और मेरा तो इसमें ये मानना है कि भले ही ये कुछ लोग कह रहे थे, मेरा तो स्ट्रॉन्ग यही ओपिनियन है कि ये जो भी लोग बातें कर रहे थे कि बीजेपी को 140 मिलेंगे 150 मिलेंगे, वो एक उन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ था। लेकिन अगर मोदी के काम काज को देखेंगे ना तो मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ कि ये 400 पार जाएगा। अच्छा, 400 पार जाएगा। लेकिन यह है कि हमने अपने श्रोताओं से पूछा हुआ है कि वो नंबर बताएं और 4 तारीख को जिसका सबसे क्लोज होगा उसको $50 का कलर ऑफ इंडिया की ओर से वाउचर दिया जाएगा। तो यतींद्र जी ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर एक पार्टी बहुत स्ट्रांग है और अपोजिशन है ही नहीं तो उसमें बैलेंस की संभावना कम हो जाती है। मैं इसी से असहमत हूँ आपकी बात से, और उसका कारण ये है कि जो अपोजिशन है ना उसका जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया के पार्टियों का देता हूँ, अपोजिशन आप किसका कर रहे हो? देश का अपोजिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो सोचना पड़ेगा ना। सब कुछ बदल गया है। आप कब तक ये करोगे कि मैं अपोजिशन हूँ इसलिए हर चीज का करूंगा? यहाँ पे वो लोग बायपार्टिज्म का यहाँ पे कंसेप्ट है। ना जाने कितनी ऐसी नीतियां होती हैं जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। हमें देश के लिए काम करना है कि अपोजिशन के लिए कि अपोजिशन होना चाहिए वो देश को बर्बाद करे। यहाँ पर आप ठीक कर रहे हैं, भारत में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, लेकिन ऐसी क्यों हो गई है? आपका क्या विचार है? अब बहुत तो सिंपल है, उन्होंने कभी देश के लिए काम करा हो तब ये सोचेंगे ना। अपने लिए काम किया है, अपने
अपना परिवार के लिए जाति, किया है। अपना परिवार के लिए काम कर रहा है, और वही है। वो उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो अफसोस हुआ है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी है, एक उसने जो सबसे बड़ा नुकसान करा है कि आम इंसान जो वह है उसको उसने जो धोखा दिया है, जो उसका उसने दिल छलनी करा है, मैं तो कहूँगा वो शायद वापस नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, एक्चुअली उन्होंने एकदम 100 पर थे, वो एकदम से 0 पर आ गए। मतलब इतना बुरा हाल किया, अपने आप को इतना ईमानदार साबित करते थे और हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो अब बदमाशी पर उतर आए हैं एक्चुअली। और आप अगर देखेंगे कि जो लोगों ने वोट करा ना, देखिए प्रदीप जी, बहुत सीधी सी बात है, वोट तो अगर कोई भी पार्टी जीत रही है तो उसको वोट तो मिला है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप नहीं कह सकते। और जो ये वोट मिला है, आप तुम 2019 के बाद का देखेंगे क्या काम करा है। कोविड के समय में हर कंट्री का सब कुछ बिगड़ गया। आज इन्फ्लेशन डाउन है, जीडीपी 8.2% आ रही है। जो बीमारी रेखा से क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से जो ऊपर उठाया है, ये ऐसे स्टैटिस्टिकल नंबर हैं जो केवल नंबर नहीं है, उन्होंने आदमी को छुआ है, इंसान को छुआ है, परिवारों को छुआ है। वो लोग कैसे वोट नहीं करेंगे? यतीन्द्र जी, जिसको घर मिला है जी, जिसको घर मिला है वो तो करेगा। मैं एक एनालिसिस देख रहा था एक्चुअली इंटरनेट पर, उसमें ये जो AI है चैट GPT, उसकी एनालिसिस ये थी कि इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। फेसबुक में भी ने भी कहा है कि इस इलेक्शन को फॉरेन फोर्सेस ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। तो ये इतना अपोजिशन, पता नहीं ये चाहते हैं शायद कुछ लोग कि भारत इतना विकास जितना कर रहा है उतना ना हो, उसी के लिए शायद ये है कि भारत अपनी अलग से चाल चलता है। फिर वही बात आ जाती है कि वो अपना स्वार्थ होता है, लेकिन वो करेंगे क्योंकि वो बिजनेस है उनका। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया है ना, उनको AI का कुछ भी नहीं मालूम है, चैट GPT का कुछ नहीं मालूम है। उनको सिंपल सी बात है मालूम है कि आज उनकी अगर बेटी जाती है स्कूल में, वो सुरक्षित वापस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको खाने का 1 महीने का खाने का उसको मिल गया है, उसको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसको गैस में मिल रही है, उसकी माँ को धुआं में नहीं जाना पड़ेगा। उसका जो पानी के लिए उसको नहीं जाना पड़ेगा, घर में पानी आ रहा है। उसको शौचालय के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसे मुद्दे जो हर एक को छूता है, बात खत्म हो जाती है। यतीन जी, आप तो बिल्कुल लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप कह सकते हो, मैं उसमें कुछ, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि अगर मैंने कुछ गलत बोला। नहीं ठीक है, हाँ नहीं, एक अपोजिशन का एक नया आप अपोजिशन करिए। मैं अगर हमारे कुछ कांग्रेस के भी लोग होंगे, आप एक नया एजेंडा लेके आइए। बिल्कुल, आप ये एक बड़ी लाइन खींचिए प्रदीप जी। आप कहिए नहीं हम इतना बड़ाई करके आएंगे, हम ऐसे देश के हालात को सुधारेंगे, वो बात बनती है ना। चलिए यतीन जी, हम उसका जो है ना वो पैसा खींच के हम आपको बांटेंगे, कौन सी क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर उनको 30-40 सीट भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल यतीन्द्र जी, आपके विचार जानकर बड़ी खुशी हुई। आपको मुबारक और हम सभी को मुबारक और भारतवर्ष को मुबारक। भारत मैं तो पार्टी कर रहा हूँ 4 जून को मैं एक पार्टी कर रहा हूँ क्लब बर्डवुड में, और मैं उसमें जो है ना मैं आम सेलिब्रेटिंग, उसका नाम मैंने रखा है 400 पार। अरे वाह, गजब आपको बधाई। 400 पार होता। I want to make it memorable possible. यतीन जी, अगर 400 पार नहीं हुआ, थोड़ा पीछे रह गया तो पार्टी तो तब भी होगी ना। कोई बात नहीं। नंबर हम लोग जोड़ देंगे। हम नम्र हृदय वाले हैं, कोई बात नहीं। चलिए यतीन जी, भी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात। चलिए यतीन जी, आपने अपने विचारों से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। आपके लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और
यही कहेंगे कि राजनीति है, अपोजिशन कह रहा है कि ये आखिरी इलेक्शन है, लेकिन जैसा आपने बताया मैं उससे उस मामले में सहमत हूं कि विपक्ष को अपना स्तर उठाना होगा बजाय दूसरी पार्टी का स्तर गिराने के लिए। सारे नॉर्म्स बदल चुके हैं, वो अभी भी 1947 वाले नॉर्म्स लेके चल रहे हैं, कभी भी हटाएंगे। अरे क्या करोगे भाई, ये भी तो बताओ ना थोड़ा सा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो आपने यतीन जी ने राजनीति पर चर्चा का माहौल बना दिया है, तो चलिए एक मैं, चूंकि आज ओम प्रकाश जी हमारे स्टूडियो में आए थे तो गज़ल और कविता का माहौल था, तो मैं एक कविता भी लेकर आया हूँ और वह राजनीति पर ही है। तो एक हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि हैं गोविंद राठी हैं, उन्होंने राजनीति के गिरते हुए स्तर पर एक कविता लिखी थी, तो श्रोताओं को सुनाते हैं और उसके बाद एक राजनीति से ही संबंधित गाना जो है चलेगा। तो शैलेश भाई एक व्यंग का टुकड़ा सुना है। एक घटना फिर देखें जी। बीमारी में राजनीति। वाह, बीमारी में राजनीति। हालांकि देश की राजनीति ही बीमार है जी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। 25 तरह की बीमारियों से ग्रसित नेताजी को डॉक्टर ने 25 तरह से समझाया, मगर अफसोस एक शब्द भी नेताजी को बीमारी का समझ में नहीं आया। वो भन्नाकर डॉक्टर से बोले, मुझे डॉक्टरी भाषा में मत उलझाओ, हो सके तो मुझे मेरी भाषा में समझाओ। अच्छा। डॉक्टर पहले थोड़ा सक पकाया, फिर उसने नेताजी की भाषा में नेताजी को बताया। बोले, नेताजी आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है। आपका लीवर एकदम आपके चरित्र की तरह सिकुड़ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बरसों से आप जिस तरह जनता को झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक उसी तरह आपके फेफड़े आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक उसी तरह आपके फेफड़े भी आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जीत के बाद आप जिस तरह से ऐंठते हैं, आपकी नसें अट गई हैं। आपकी दोनों किडनियां रामलीला मैदान में अनशन पर जाकर बैठ गई। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी कैंसर और माइग्रेन की रिपोर्ट भी डाउट करने वाली है। मुझे अफसोस है, आपकी आंखों की रोशनियां विपक्ष की तरह वॉकआउट करने वाली है। अच्छा। तो तुम क्या देखिए शैलेश भैया, आपकी नमक हरामी की आदत से शरीर में नमक की तो भरपाई हो गई है। वाह वाह वाह, मगर चुनावी सभाओं में मीठा मीठा बोलने से आपकी शुगर हाई हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका हीमोग्लोबिन यानी खून कभी भी खत्म होने की शपथ ले सकता है, और आपका हृदय किसी भी दिन मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे सकता है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कुछ अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, जाकर किसी मजबूर, बेबस और लाचार के आंसू पोंछिए। अंतिम वक्त किसी गरीब के घर नन्हा सा चिराग जलाइए। शहर नहीं, चूल्हे जल सकें कोई ऐसी आग जलाइए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, भारत माता का तार तार हो चुका दामन सिल सके। मरणोपरांत शहीद के पर आश्वासन नहीं, 2 वक्त की रोटियां मिल सके। हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छा। कर जाइए कुछ ऐसा, जुर्म और भ्रष्टाचार की सारी सलाखें टूट जाएं। जो आंखें उठे किसी भी सरबजीत की तरफ, वो आंखें फूट जाए। वाह वाह वाह, बहुत कर दीजिए कुछ ऐसा, मुफलिस अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी रचा सके। जाते जाते बना जाइए वो कानून जो सड़कों पर लुटती हुई दामनी को बचा सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वरना हवा हो जाएगी पल भर में ये जितनी भी शोहरत है। क्योंकि सच तो यह है नेताजी, आपको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है।
पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे तो सर बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे, हर दिल टूटे तो अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो तौबा कहाँ फिर मानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को तो धोखा, पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका, अरे जोर न करना अरे शोर न करना, जोर न करना शोर न करना, अपने शहर है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो दोस्तों हम बातचीत कर रहे हैं ओम प्रकाश शेट्टी जी से। ओम प्रकाश जी, आप रिटायर हो गए, कितने साल हो गए आपको रिटायर हुए? रिटायर में हुआ हूँ जुलाई 2021 में, 3 साल हुए जी। अच्छा, 3 साल हो गए, तो काफी आप का जो रूटीन हो गया होगा वो सेट हो गया होगा। क्या रूटीन रहता है आपका? अब रूटीन की बात आपने की, एक बात कुछ देर पहले प्रदीप जी आपने कही थी कि आपने इसका मतलब कि नौकरी के दौरान तो फिर आपने समय चुरा करके अपने कार्यों से ये सब लेखन का काम किया है। ये एक बात मैं बता दूं, समय चुराने की बात मैंने सबसे पहले सुनी थी अशोक चक्रधर जी। हाँ। उन्होंने यही बताया था, कभी मैं बस में बैठा हूँ, एक छोटे से पर्चे पर कुछ किया तो मैं तो समय चुराता हूँ, उन्होंने ये कहा। तो वहाँ से मुझे याद आया। नहीं सही कहा उन्होंने, कार्यक्रम देख करके रेखा राजवंशी जी वाला, तो मुझे फ़ोन किया था रात में अशोक चक्रधर ने। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे? हाँ, रिटायर्ड लाइफ के बारे में आप कह रहे थे। तो उससे मुझे ये इसके रिलेट इस तरह से कर रहा हूँ मैं कि आपने कहा कि जो समय जो मिलता होगा अपने काम नौकरी के अलावा उसमें आप लिखते थे, तो वो एक जो ड्रॉबैक था वो मैंने ज़रूर महसूस किया है कि उसके बाद से, रिटायरमेंट के बाद व्यवस्थित रूप से जो मैं छुटपुट कविताएं इस तरह से लिखता था, उनको संकलित करता रहता था, फिर उसमें फिर वो काम काफ़ी बढ़ा और मेरी जो रुचियों का जो पोषण था, जो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, वो मैंने उस पर काफ़ी काम करना शुरू किया। गज़लों के अलावा मैंने हिंदी गज़ल की, हिंदी कविता की समीक्षा, आलोचना का भी बहुत सारा काम किया। और एक और काम हुआ जो कि चूँकि मेरे पास समय था तो मैं हाथ में ले लेता था। बहुत तमाम लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ गए जो चाहते थे गज़ल लिखने को बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो लोग उसके पूरे छंद शास्त्र को जानकर, उसके अनुशासन, उसके शिल्प के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग, काफ़ी लोग मुझसे जुड़े। और एक कार्यशालाएं कई जगह हुई, नागपुर में, बम्बई में, जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में, हिंदी विभागों में। तो उन कार्यशालाओं के माध्यम से मैं सिखाया तो खैर क्या कहूँगा, क्योंकि ये तो अपने अंदर से ही उत्पत्ति होती है, थोड़ा बहुत सजाया संवारा ही जा सकता है। तो वो मैंने एक काम शुरू किया और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि उससे लाभान्वित हुए और वो एक गज़ल के मेयार को समझने में उनको मदद मिली। अच्छा, मुझे आपने कार्यशाला की बात की, तो कार्यशाला तो आपको सिडनी में भी करनी चाहिए। सिडनी में नहीं करते हैं तो कम से कम यूट्यूब पर करिए। हाँ सही। यूट्यूब पर नहीं कर सकते हैं, जूम पर करिए।
क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप कहीं भी है कार्यशाला आप कर सकते हैं। नहीं, ये आपने सही कहा आपने कि हाँ ये सब यूट्यूब मैंने किया नहीं इतना प्रोफेशनल के तरीके से इसको, तो ये होना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी प्रेरणा तो कई बार मिलती है। जैसे बात हुई रिटायर्ड लाइफ की, कुछ कई लोग कहते हैं, जैसे मैं यूएस में गया था या यहाँ भी कई लोग कहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं जब इंडिया से, अरे अभी वहीं हैं तो आपका वहाँ क्या करते हैं, वहाँ कैसे समय कटता है आपका। तो वैसे ही हाल होता। अब हमने कहा लिखने पढ़ने वालों को क्या करना, हमें तो एक टेबल कुर्सी है, अपना पेन है, मैं अकेला क्या हूँ, मैं तो जहाँ हूँ वहाँ मेरे साथ कविता है, मेरे साथ मेरा लेखन है। और मैं बहुत सारे लोगों के पास कोई हॉबी नहीं होती। हॉबी का होना बहुत जरूरी। तो इतनी अच्छी हॉबी है कि आपको तो समय का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। एक चीज मैं जोड़ रहा था इसमें, जब मैं यूएस में गया था वहाँ तो मैं 6 महीने रहा हूँगा, 2 बार गया मैं। एक बार तो नौकरी के दौरान गया था तो छुट्टियाँ ही, चूंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेना क्या क्या वो सब रहती थी चीज़ें, तो कम रहा मैं। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जान गए लोग, वहाँ पे नेशनल वो है जो एनसी क्या नाम था उनका, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की, तो वहाँ हिंदी विभाग में, उर्दू विभाग में जो भी कार्यक्रम होते थे तो वो बिल्कुल समझिए कोई न कोई आ जाता था, एक दिन पहले फ़ोन करेगा और विभाग में हम जाते थे और वहाँ बोलना, वहाँ शेर पढ़ना, कविताएँ पढ़ना। और हालत ये हो गई कि मेरे बच्चे, मेरे दामाद कहते थे कि पापा जी ये तो आपसे मुझे टाइम देना पड़ता है कि सैटरडे खाली है कि नहीं। और सोशल मीडिया की वजह से हमारे शहर में 1 किलोमीटर के अंदर ही मेरे इतने मित्र थे कि कभी आज लंच है तो आज डिनर है तो ये है तो आज गोष्ठी है, कुछ लोग समझना चाहते हैं आपसे कुछ करना, तो बड़ा टाइम ऐसे निकलता था वहाँ पे कि। और तो ऐसा है कि हम इस पहले कि आपसे एक और कविता सुने, हम इस बारे में विचार करेंगे कि आपकी कार्यशाला कैसे और कहाँ से की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आपसे बात होती रहेगी। जरूर बात कर कई बातें हैं बिल्कुल जो हम कर सकते हैं। तो एक कार्यक्रम काफ़ी नहीं है, फिर अगली बार फिर आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। तो आप एक कविता सुनाइए सुंदर सी, इसके बाद उपाध्याय जी हमारे चीज लेकर आए जी। तो बच्चों की बात चली तो 2 शेर मेरे हैं कि हंसी को और खुशियों के साथ रहने दो, अभी कुछ देर सपनों को हमारे साथ रहने दो, और खुशियों को हमारे साथ रहने दो, अभी कुछ देर सपनों को हमारे साथ रहने, और तुम्हें फुर्सत नहीं तो जाओ बेटा जाओ, तुम्हें फुर्सत नहीं तो जाओ बेटा आज ही जाओ, मगर कुछ रोज बच्चों को हमारे साथ दो, मगर कुछ रोज बच्चों को हमारे साथ रहने दो। और 2-3 शेर और रखता हूँ आपको। एक रदीफ का, ये विधा मोस्टली क्या कंटेंट की विधा तो है ही, ये कहते हैं कि उक्ति का चमत्कार है गजल, कहने की जो आपकी शैली है, जो उसका जो लहजा है आपका, वो बहुत कुछ इसको निखारता है कि इस पे क्या सोचना, इस पे अब क्या सोचना अच्छा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना अच्छा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है। उसे देखें, जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, कब क्या जरूरत आ पड़े कब पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है, बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है। गांव तक जाना है तो पड़ेगा, गांव तक जाना तो चलना पड़ेगा उस पे ही, बस वही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है, कि बस वही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर देखिए, राजनीतिक संदर्भों का एक शेर आ गया है कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और आखिरी शेर है कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा
जैसा और ये बिल्कुल राजनीतिक संदर्भ में मैं इसको देखूं तो जो इस समय विपक्षी पार्टियां, इनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। और कई बार विरोध के चक्कर में ये एंटी नेशनल मतलब इनके स्टेटमेंट इस तरीके के होते हैं जो मुझे लगते हैं इवन विदेशों में जाके भारत की बुराई करना कि आप ऐसा करिए। और तो मेरे ख्याल से उनके लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ये रिजल्ट के बाद खैर ठीकरा वो जो है वो ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया जाएगा, वो हमेशा होता आया है, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने गिरेबान के अंदर ही झांक कर देखना होगा और वही है कि दूसरे की लाइन छोटी करने की अपेक्षा अपनी लाइन को बड़ा करके ही भारतीय राजनीति में अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जी उपाध्याय जी, अभी यति जी ने इतनी सुंदर कविता सुनाई और उसमें जो उन्होंने एक लाइन बोली कि बीत ही जाएगा समय अच्छा बुरा जो भी है, तो इसमें मुझे बचपन में एक अकबर बीरबल मैं देखा करती थी, तो उसमें एक मैंने संदर्भ देखा था कि अकबर ने बीरबल से बोला कि मुझे कोई एक ऐसी लाइन बताओ जो मैं सुख समय में और दुख समय में एक समान जिसे महसूस कर सकूं। जब मैं खुश हूं तब भी वो लाइन मेरे पे अप्लाई होती हो, एप्लीकेबल हो, और जब मैं दुखी हूं तब भी हो। तो बीरबल ने जवाब दिया कि ये भी बीत जाएगा। बिल्कुल। अगर आपका अच्छा समय है कभी मत भूलिए कि वो बीत जाएगा, और अगर बुरा समय है तो हमेशा याद रखिए कि ये भी बीत जाएगा। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ उपाध्याय जी एक लास्ट स्पॉन्सरशिप मैसेज है, उसे बजा देते हैं और उसके बाद हम जैसा कि हमने बताया था राज कपूर पर हमारा कार्यक्रम है, तो उनके लिए एक जानकारी उनके जीवन शैली उनके जीवन के बारे में हम वो श्रोताओं को सुनाएंगे। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के माफ कीजिएगा, ये गीत हम बाद में सुनाएंगे। अब जी कुछ और सुनाने वाले हैं। उपाध्याय जी। राज कपूर साहब 14 दिसंबर 1924 में हुआ। इलाका था किस्सा पेशावर में है। राज कपूर साहब के वालिद महान नेता कपूर, चाय जी राम सरनी देवी कपूर अपने माँ ये सबसे बड़े थे, लेकिन 6 बच्चों में से सिर्फ 4 ही बचे। शम्मी कपूर, शशि कपूर और बहन उर्मिला सयाल। शम्मी कपूर और राज कपूर के बीच 2 और भाई थे, वो दोनों बचपन में ही गुजर गए। बाद में इनका परिवार पेशावर से पंजाब की तरफ रवाना हो गया। राज कपूर साहब की शुरुआती पढ़ाई कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर अलग अलग थिएटर कंपनीज का हिस्सा बनते रहे, कभी मुंबई तो कभी कलकत्ता। राज कपूर साहब भी पृथ्वी थिएटर्स का ही हिस्सा बन गए और पिता के साथ एक्टिंग करने लगे। ये किस्सा मशहूर है कि जब इनका परिवार कलकत्ते शहर में रहता था, वहाँ पर खूब बारिश हुई। राज साहब की पृथ्वीराज कपूर साहब से कहा, क्या आप आज की गाड़ी में बैठ के स्कूल जा सकता है क्या? पृथ्वीराज कपूर साहब बड़े सख्त थे। उनका ये मानना था कि बस में ही ऐशो आराम नहीं है, इसीलिए पापा हैं जो इस वक्त काम पे जा रहे होंगे साथ में, लेकिन अगर वाकई देर हो रही है तो गाड़ी चाहिए ही। तो अभी ये बात चली रही थी कि राज बराबर वाले कमरे सुन जोड़े हाथ में छतरी लिए स्कूल का बस्ता लगा साथ में रवाना हुए स्कूल। माँ ने आवाज लगानी चाहिए, एक दिन ये लड़का ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिनके आवाज सकता। इसके खुददारी को जरा ललकार कर दिखा। मात्र 10 साल की उम्र में राज साहब फिल्म में नजर आए थे। फिल्म थी 1935 की इंकलाब। छोटी बड़ी फिल्मों में ये काम करते रहे और फिर इन्हें केदार शर्मा जी का साथ मिला। केदार शर्मा साहब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें राज कपूर को बतौर क्लैपर बॉय लिया गया। राज साहब अपने बाल सेट करने में इतने मशगूल थे कि जैसे ही क्लैप मारी तो हीरो की मुंह आई। एक बार नहीं कई मरतबा
राज साहब ठीक से क्लैप नहीं दे पाए थे और तब केदार शर्मा जी ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद किया। बाद में केदार शर्मा को बहुत बुरा लगा और सोचा राज दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है, लिहाजा इसे ब्रेक देनी चाहिए और फिल्म बनाई 1947 की नीलकमल, जिसमें इनके साथ मधुबाला थीं। 1948 के आते आते राज कपूर 24 बरस के हो गए थे और मन बनाया कि खुद ही फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। इनके पिताजी ने माताजी ने खूब समझाया कि बेटा बिना पैसे के फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती, पर कुछ लोगों से उधार लेके कहीं से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने फिल्म बनाई आग, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा था कि राज साहब आपने फिल्म बनाई है तो क्यों नहीं अपना एक थिएटर भी बना लेते। राज कपूर ने पूछा क्यों? तब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में आग क्यों लगे। ये ताना बड़ा जबरदस्त था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल किया था, पर आग को देखकर ये समझ में आ गया कि राज कपूर अपना काम जानते हैं और उसी आग की ज्वाला ने राज कपूर को आगे बढ़ाया। नहीं करोगे तो क्या सड़कों पे आवारा घूमोगे? यही समझ लीजिए, मैं अपना बनाना चाहता। कपूर एक्टर काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ बतौर डायरेक्टर भी। जल्द ही इन्होंने अपना आरके बैनर बना लिया और फिल्म बरसात के रिलीज के बाद इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सफलता देखी और नरगिस जी और इनका एक दृश्य था जिसे बाद में आरके बैनर का लोगो बना लिया। फिर तो राज कपूर ने पलट कर जो बतौर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करते रहे और फिर इन्होंने सपना देखा कि ये अपना खुद का स्टूडियो। ने इनसे कहा कि आप सोच रहे हैं पहले हमारा खुद का मकान। राज साहब ने कहा था कि देखो कृष्ण, जिनके मकान बन जाते हैं उनके नहीं बनते, और जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान जरूर बनते हैं। शुरुआती दौर में आज के स्टूडियो बिना छत का स्टूडियो था। काम करते रहे, दिन रात शूटिंग करते रहे और धीरे धीरे आज छत डाली गई। राज कपूर साहब की फिल्में खूब मकबूल हो रही थी, चाहे वो आवारा रही कि श्री 420, चोरी चोरी रही कि जागते रहो या फिर जिस बहती है। राज साहब को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था और ये बड़ी मुख्तलिफ फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे बूट पॉल। साहब के निजी जीवन करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई कृष्णा खन्ना से। ये शादी सन 1946 में हुई। इस तरह से राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ इनके साले बन गए। बाद में प्रेम चोपड़ा भी राज कपूर के साड़ू भाई बने, क्योंकि कृष्णा जी की छोटी बहन उमा का विवाह प्रेम चोपड़ा से हुआ। जहाँ एक तरफ राज कपूर ने थिएटर में अपना सिक्का जमाया था, फिल्म एक्टिंग में सिक्का जमाया था, तो वहीं दूसरी तरफ बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये खूब जबरदस्त फिल्में बना रहे थे और इनकी एक बड़ी जबरदस्त टीम थी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। राइटिंग डिपार्टमेंट में इनके पास थे ख्वाजा अहमद अब्बास और बीपी साठे। राज कपूर साहब की आवाज बने मुकेश और मन्ना डे दोनों। मुकेश साहब दरअसल बीच में एक्टिंग में व्यस्त हो गए थे और बड़े अनोखे गाने फिर मन्ना डे साहब ने गाए, चाहे वो श्री 420 रही या फिर मधुर चांदनी में तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। राज कपूर ने अपने बच्चों से भी यही कहा था, काम है तो तुम आरके स्टूडियो में काम नहीं करोगे, पहले दूसरे के पास जाके काम सीखोगे और फिर आरके के बैनर के अंदर काम करोगे। तीनों ही बेटों ने फिर काम किया। बड़े बेटे रणधीर कपूर, मंझले ऋषि कपूर और राजीव कपूर। बेटियां रीमा और ऋतु दोनों ही फिल्मों से दूर। हालांकि राज साहब ने ये साबित कर दिया कि वो फिल्मों में आके काम कर सकती हैं और इनकी दो बड़ी बहुएं पवित्र और नीतू सिंह भी फिल्मों से ही आईं। 60 के दशक के अंत तक आते आते राज कपूर ने ठान लिया कि अब वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जीवन पे आधारित होगी। फिल्म रही मेरा नाम जोकर। राज कपूर दुनिया भर में मशहूर थे, खासतौर पे चाइना और रशिया में, और रशियन सर्कस के बहुत सारे कलाकार मेरा नाम जोकर में नजर आए। मेरा नाम जोकर में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया, पर फिल्म उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये वो फिल्म थी जिसमें एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल थे। राज कपूर को झटका लगा, दुख हुआ, बहुत कुछ नीलाम भी हुआ इनका। लगा कि राज कपूर खत्म हुए, पर उसके बाद इन्होंने अपने राइटर टीम से कहा कि एक कहानी लिखो जो कि मेरा नाम जोकर के पहले भाग पे आधारित होगी, जिसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू यानी कि ऋषि कपूर और हीरोइन होगी एक नई लड़की डिम्पल कपाड़िया। शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई थी, जयकिशन साहब का निधन हो चुका था। शैलेंद्र और हसरत की जोड़ी भी टूटी थी, क्योंकि शैलेंद्र साहब भी मेरा नाम जोकर के पूरा होने से पहले गुजर गए थे। लिहाजा एक नई म्यूजिक टीम के साथ इन्होंने काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। और फिल्म बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया, मेरा नाम जोकर ने जो धक्का दिया था वो दूर कर दिया। वो और बात है कि आगे जाकर मेरा नाम जोकर ने वो ख्याति प्राप्त की
कि राज कपूर के परिवार को बड़ा गर्व हुआ। एक बड़ी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद के बीच, पर इन तीनों की ही फिल्में अपना अपना अलग स्थान रखती थीं। राज कपूर और दिलीप कुमार तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, बल्कि बचपन के दोस्त थे। राज कपूर को कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया और आज भी इनका खानदान मनोरंजन की इंडस्ट्री से ही जुड़ा है। क्या खूब कहानी है, नशा आ गया। मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। राज कपूर के पोते को भी राज कपूर का ही नाम दिया गया, रणबीर कपूर। राज साहब के डायरेक्शन में इनके परिवार के कई लोगों ने काम किया। पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, पर इनके सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इनके डायरेक्शन में कभी काम नहीं किया। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब राज कपूर साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाना था। इनकी उम्र 63 बरस की थी और ये अस्थमा से पीड़ित थे। साल था 1988। इससे पहले कि ये अवार्ड ले पाते, प्रेसिडेंट साहब खुद इनके पास पहुंचे, पर अवार्ड लेते लेते ही राज कपूर साहब की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई। इन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 जून सन 1988 राज कपूर का निधन हो गया। इन्होंने एक फिल्म हिना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में इनके बच्चों ने पूरा किया। सिनेमा के इतिहास में यकीनन राज कपूर जैसा शोमैन ना कोई था, ना ही कोई होगा। तो उपाध्याय जी, बड़ी अच्छी कहानी है राज कपूर की, लेकिन राज कपूर की ज़िंदगी बहुत अच्छी रही। उन्हें हर तरह का अवार्ड मिला, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। ऊपर नीचे तो होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है नीचे वाला कम हुआ, ऊपर वाला ज़्यादा हुआ। हाँ, जैसा बताया था मैं थोड़ा रहा था, क्योंकि वो पिक्चर उनके दिल के बड़ी करीब थी और जब वो फ्लॉप हो गई थी तो काफ़ी परेशान हुए। मगर ये तो खैर जीवन का हिस्सा है, क्या पसंद करती है ये कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो सबसे दुखद, प्रदीप जी, जो मुझको लगता है, जो उनकी मृत्यु उस समय मैंने अखबारों में पढ़ा था 1988 में, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव करने के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। उनको थोड़ा सांस की बीमारी थी, अस्थमा था उनको। अच्छा। तो चूंकि वो पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो प्रोटोकॉल के तहत उनको जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो अंदर ले जाने के लिए सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। अच्छा। तो बड़े बेमन से होता है ना कि हाँ, उनको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है वाली। तो जब वो अंदर गए थे और दुर्भाग्य से जब वो अवार्ड जब वो जैसे ही हुआ, उनको शायद उसका अटैक आया और उस समय सिलेंडर उनके पास नहीं था, तो तुरंत आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। अच्छा। जो कि इवेंचुअली उनको देहांत उनका हो गया। अच्छा। तो ये एक थोड़ा सा दुखद लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनी जगह है, लेकिन जीवन सुरक्षा का महत्व जो है। तो चलिए, आशा करते हैं मतलब ऐसी घटना से सीख ली गई होगी और आगे नहीं हुआ होगा। तो उपाध्याय जी, अब आ जाते हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट का बड़ा अच्छा T20 वर्ल्ड कप होना है, यूनिक होने जा रहा है। बिल्कुल। USA से स्टार्ट होगा, टेक्सास। बिल्कुल, IPL खत्म हो गया और वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। इसमें श्रोताओं को एक संक्षिप्त सी जानकारी देता हूं। आज ही आरंभ हो रहा है, ओपनिंग मैच आज ही खेला जा रहा है। इसमें कुल 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 5 टीम है, तो कुल मिला के 20 टीमें जो हैं 4 ग्रुपों में विभाजित की गई हैं। भारत जो है वो कनाडा, आयरलैंड, पाकिस्तान और USA के साथ है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड, नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड के साथ है। और तो इस तरीके से आपका जो हर ग्रुप से ग्रुप क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। तो ओपनिंग मैच बताया हो रहा है। कितना बजे है? एक्चुअली अभी 10 मिनट पहले ही शायद शुरू हुआ है, 10:30 बजे का टाइम था। तो बस अभी शुरू हुआ है। तो आज ओपनिंग, तो वर्ल्ड कप का जो है समझ लीजिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसी दौरान हो चुका है। भारत का पहला जो है वो 6 जून को आयरलैंड के साथ है और चिर परिचित भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, जिसके लिए पूरी दुनिया बेहतर है, वो होगा 10 जून। $2,500 का टिकट बिका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पागलपन दिखाता है दर्शकों का कि कितना इस मैच के लिए उतावले रहते हैं और कितनी हाइप इस मैच की रहती है। तो चलिए, आगामी कार्यक्रमों में इसके बारे में और जैसे मैच हो जाएंगे हम कवर करते रहेंगे। आशा राज कपूर का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो एक नॉन राज कपूर का गाना भी एक हम श्रोताओं को सुन। और राजनीति में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का जो था वो काफ़ी चर्चा में रही है और उन पे आप उनको कहा जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी को AAP कहते हैं। तो इस पर कई गाने जो है पिछले दिनों मीम्स जो आते रहते हैं और गानों की फॉर्म
गाना जो है मुझको सुनाई दिया, तो अच्छा संगीत है उसका और वो गाना है, सुनवाते हैं। उस मेहमान सब लोगों से फाइनल बातचीत करके कार्यक्रम का समापन करेंगे, तो यदि अनुमति हो तो वो गाना मैं चलाऊं। बिल्कुल। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम अभी से गाली आपका क्या होगा जनाबे। आपका क्या होगा जनाब वाली। उपाध्याय जी, आपने इतना सटीक गाना लगाया है तो एक फोटो सामने आ जाती है एक्चुअली गाना सुनकर। कल मैं जब प्रोग्राम की रूपरेखा बना रहा था तो तभी वो टीवी पे भी क्योंकि करंट कंटेंट देखते हैं तो केजरीवाल जी का वो आ रहा था कि आज मैं समर्पण करने वाला हूँ 2 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, क्योंकि उन्होंने जो अपील किया था वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की नहीं। तो फिर कुछ पता नहीं, कुछ ये गाना कहीं से गुजर गया, तो मैंने कहा ये तो भले ही 40 साल पहले ये गाना लिखा गया था, लेकिन हाँ उपयुक्त तो है ही, तो मैंने कहा चलो श्रोताओं के साथ। बहुत सुंदर, बहुत तो चलिए सरिता जी, हमारे श्रोताओं को ने कार्यक्रम काफ़ी पसंद किया है, कुछ फीडबैक का साझा करिए। कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, जिसमें यतिन जी ने हमें कार्यक्रम की शुभेच्छा भेजी, साथ में ऋचा जी का बहुत सुंदर मैसेज कि कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दी। पांडे जी का ने हमें शिक्षा पर विचार और कार्यक्रम के लिए शुभारंभ के लिए बधाई दी, और राजीव जी को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा, और हेमलता जी ने हमारी जो पहेली है कि कितनी सीट्स आएंगी उसका जवाब दिया, जो 4 जून तक हमारी ये पहेली चलने वाली है, तो सबके अलग अलग नंबर्स आएंगे और हम देखते हैं कि कौन इस पहेली का विजेता होगा। उसके साथ ही उन्होंने प्रेडिक्शन भी अपना भेजा था, तो बीजेपी के लिए 311, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एनडीए के लिए 373, उसके अलावा
मेरे विचार से सरिता जी उत्तरों की बजाय जो है संदेश जो है वो कर दीजिए। उत्तर तो हम लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। और विशेष इसमें जो एक फीडबैक आया है वो रेखा रघुवंशी जी का आया है, जिन्होंने यति जी के प्रोग्राम की बहुत ही सराहना की है और बोला स्पेशली जो लिखा है वह बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश यति जी। और थोड़ा माइक्रोफोन के पास रख लीजिए, अपने मुंह के सामने रखिए माइक्रोफोन, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम आ रहा है। अच्छा। और संजय जी ने बहुत सुंदर लिख के भेजा है कि बहुत खूब ओम प्रकाश यति जी, प्रेम भरे शेर तो बहुत सुने थे लेकिन व्यंग भरे शेर पहली बार सुने हैं। और उसके अलावा ऋचा जी ने विशेष कार्यक्रम जो हमने पर्यावरण दिवस पे दिया है उसकी सराहना की है। और फिर राजीव जी ने जवाब दिया, लेकिन जैसा आपने बोला कि अभी हम इसको कलेक्शन कर रहे हैं, जो पहेली के रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक साथ उसकी घोषणा करेंगे कि कौन विजयी होगा। शैलजा जी ने यति जी के प्रोग्राम की और कर्णप्रिय कविताओं की रचनाओं की बहुत सराहना की है और स्पेशली जो उन्होंने पर्यावरण पे हमको अपनी कविता रचना सुनाई वो हमारे श्रोताओं को पसंद आई है। शैलजा जी ने अपने विचार भी भेजे हैं जो पर्यावरण दिवस से संबंधित है कि पीपल, नीम, बड़ और इमली के पेड़ों को कैसे लगाना और किस तरह से ये 80 और 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने के लिए पर्यावरण को चुनौती देते हैं, किस तरह से वृक्षारोपण सराहनीय कार्यक्रम होगा अगर हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ ही हमारे श्रोताओं ने अपने विचार राज कपूर जी का जो हमारा प्रोग्राम था उसके लिए भेजे हैं और कहा है कि राज कपूर जी का जीवन एक सदाबहार कहानी है। रोमांस, वाह बहुत सही कॉम्बिनेशन लिखा है। तो रोमांस, वेदना, संवेदना, सफलता, आशा, निराशा और उपलब्धियों की अद्भुत यात्रा है। और अलका जी ने लिखा है अति रोचक और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम, धन्यवाद दर्पण टीम। बहुत अच्छा सरिता जी आपने पढ़कर बताया और हम अब विदा लेना चाहेंगे अपने खास मेहमान से। ओम प्रकाश यति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपने इतना मनोरंजक वार्तालाप किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार, जैसे मैंने पहले कहा था, एक बार काफ़ी नहीं है, आपसे बार बार बात होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, अपना समय निकाल कर और हमें इतनी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे वो समय याद आ रहा है जब प्रदीप उपाध्याय जी मुझसे एक कार्यक्रम में मिले और फिर उन्होंने इस कार्यक्रम में रेडियो पे अपने गेस्ट के रूप में मुझे बुलाने के लिए जब प्रस्ताव रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। रेडियो से हालांकि मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, 1979 से तमाम मेरे कार्यक्रम प्रसारित होते रहे रेडियो पर, लेकिन यहाँ आकर प्रदीप उपाध्याय जी, प्रदीप सिन्हा जी, आप सरिता सोनी जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक ये भी बहुत अच्छा लगा कि देखिए भारत से बाहर यहाँ सिडनी में बैठकर हिंदी के लिए इतना सब काम हो रहा है। और मैं ये कहूँ कि भारत में हल्की फुल्की गतिविधियों, चीज़ों से लेकर के गंभीर विषयों पर भी यहाँ पर इतनी चर्चा हो रही है और तमाम भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसका संज्ञान यहाँ पे लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ हो रहा है, जैसे अभी क्रिकेट के बारे में यहाँ आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो तमाम ये सब मिला करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे अपने को भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और विदा लेते समय मैं अपने 2 शेर उसमें थोड़ी अपनी प्रशंसा भी मैं कर लेता हूँ, रखता हूँ कि शायरी के शौक़ का एक फ़ायदा ये भी तो है, शायरी के शौक़ का एक फ़ायदा ये भी तो है, ये कभी महसूस होता ही नहीं तन्हा हूँ मैं, कि ये कभी महसूस होता ही नहीं तन्हा हूँ मैं। और जो भी जैसा है उसे मिल जाता है वैसे का साथ, जो भी जैसा है उसे मिल जाता है वैसे का साथ, और मुझको लोग अच्छे मिलेंगे ही अगर अच्छा हूँ मैं, मुझको लोग अच्छे। बिल्कुल, कार्यक्रम समापन के लिए इससे उपयुक्त बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहते थे कार्यक्रम और लंबा चलता, लेकिन समय की सीमा है, 2 घंटे समापन होने वाला है। तो हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए सभी श्रोताओं का आभार, श्रोताओं का प्यार और प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम, जो कि इस बार प्रदीप जी यंगस्टर्स की टीम है, हमारे 3 यंगस्टर्स जो है हम लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं। वो अपना एक
इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो है अगले हफ्ते करेंगे, तो वो प्रस्तुत रहेगी। तो उसके साथ जुड़े रहिएगा, आपका प्यार हमें वैसा ही मिलता रहे। इसी अपेक्षा के साथ एक राज कपूर का ही बहुत सुंदर गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल-कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है।